दोस्तों, आज इस देश में हमें खुल के जीवन जीने का अधिकार है। हमें सबके साथ एक साथ रहने का अधिकार है। हमें अपने अकॉर्डिंग अपने शब्दों को व्यक्त करने का अधिकार है। हमें अधिकार है कि हम अपने धर्म को मान सकते हैं। हमें अधिकार है कि हम खुले से कहीं भी घूम सकते हैं। हमें अधिकार है कि हम सभी लोगों के साथ मिलजुल कर इस समाज में रह सकते हैं। और हमें ये भी अधिकार है कि अगर कोई इन अधिकारों का उल्लंघन करता है, यदि हमें कोई हमारे से ये अधिकार कोई छीन ले या छीनने की कोशिश करे, तो उसके खिलाफ हम जाकर आवाज़ भी उठा सकते हैं, कोर्ट तक जा सकते हैं। तो ये अधिकार हमें कहाँ से मिलते हैं? ये अधिकार हमें देता है हमारा संविधान, और इन अधिकारों को कहते हैं हम मौलिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट्स। नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें कि हम डेली एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर से आपके सामने प्रस्तुत है एक क्वेश्चन आज का कि इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट, 42nd, 44th, 86th अमेंडमेंट। ये आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस टॉपिक पे बेस के ऊपर आता है। तो फंडामेंटल राइट्स आपके सामने हैं। तो एज यू ऑल नो, जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत भी की है, कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। हमारे पास मेनली अभी 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक आते हैं। ठीक है जी। चाहे उसमें समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, सांस्कृतिक अधिकार हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हो, या कुछ भी है, जिस टाइप के अधिकार हमारे पास जितने भी मौलिक अधिकार मिलते हैं, ये हमारे भाग 3 में आते हैं। और आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक ये अधिकार आते हैं। आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक और पार्ट 3 के अंदर यह हमारे संविधान के अंदर हमें मिलते हैं। ठीक है जी। ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आपको यह पता लग चुका है कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में फिर से कभी डिस्कशन में पढ़ेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन जो ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि स्टेटमेंट आपके पास अमेंडमेंट के बिहाफ पर दी गई है। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चन की चलो अब शुरुआत करते हैं। कि क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके सामने हमने पढ़ना क्या है। आज हम इस वीडियो में इन डेप्थ में पढ़ेंगे, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, क्यों होता है, कैसे किया जाता है, और कितने टाइप का होता है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पार्ट 3 और आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक हमें 6 अधिकार मिलते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता लग चुका है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान में अगर हम कोई भी संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई प्रावधान तो दिया होगा। तो पार्ट 20 के अंदर आपके पास आर्टिकल नंबर 368 आपको इसका अधिकार देता है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब संविधान में संशोधन करने का अधिकार अगर हमें दिया गया है, तो इस आर्टिकल नंबर 368 में ये भी बताया होगा किस तरीके से किया जा सकता है। तो उसका जो प्रोसेस है, उस करने को प्रोसेस क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले कि बिल को जो है पार्लियामेंट में, मतलब संसद में लाया जाना चाहिए, ना कि वह विधानमंडलों में जाएगा। ठीक है जी। और बिल जो है उसको कोई भी मिनिस्टर या नॉन गवर्नमेंट मेंबर जो है उसको बिना प्रेसिडेंट की अप्रूवल के फिर से उसको रीस्टेट कर सकता है। अगर आप कोई भी संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पड़ती है, जो प्रेसिडेंट मेंबर होते हैं लोकसभा के अंदर या राज्यसभा, जो भी है। ठीक है। शुड बी पास्ड इन द बोथ हाउसेज। अगर आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वो दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में पहले पास होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। ठीक है। और अगर कोई ऐसा है जो फेडरलिज्म पे बेस्ड है, जैसे मान लो आपके मतलब उसमें स्टेट्स भी इंक्लूडेड है, स्टेट्स के रिलेटेड कोई चीज़ है, या फेडरलिज्म जिस चीज़ में इंक्लूड है, तो उसके लिए आपको आधे स्टेट्स की पहले परमिशन
या फिर उनकी सिंपल मेजोरिटी के साथ वहाँ से पहले पास होके आना चाहिए, उसके बाद वो उसको आप लोकसभा या राज्यसभा में पास कर सकते हैं। सबके बाद आप इसको प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजते हैं। प्रेसिडेंट को उसको पास करना ही होता है और ना वो रोक सकता है इसको, ना ही उसके ऊपर स्टे लगा सकता है, ना ही आगे किसी को सोचने के लिए विचार विमर्श के लिए दे सकता है। प्रेसिडेंट को अप्रूव करना ही होता है। उसके बाद वो बिल जो होता है, वो विधेयक जो है वो एक्ट बन जाता है। ठीक है जी, इस तरीके से जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता कितने टाइप का है, कितने टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है? 3 टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। सबसे पहली बात, ऐसा अमेंडमेंट जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो, ठीक है, जिसके लिए आपको स्पेशल मतलब स्पेशल बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से आप कर सकते हैं, जैसे 1/3 से भी कर सकते हैं, या फिर 2/3 आधे से ऐसे हो सकती है, लेकिन 2/3 स्पेशल मेजोरिटी होती है। तीसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट लेजिस्लेशन, जिसमें फेडरलिज्म इंक्लूड होता है, उसमें स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए होती है। और मंडलों में से हाफ स्टेट की विधानमंडलों से आपको उसको रिकमेंडेशन भी चाहिए पड़ती है, उसके बाद ही वह पास होता है। तो इस तरीके से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है। कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 368 इसकी हमें पावर देता है। उसके बाद जब सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, वो कब हुआ था? जैसा कि आपके सामने है कि सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1951 के अंदर हुआ था। ठीक है, संविधान के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। अब संविधान संशोधन के बारे में किया कि पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। इसमें क्या क्या किया गया था वो आपके सामने आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले की जो फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था, उसमें आर्टिकल 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 42, 72 और 376, ये जो आर्टिकल है इनके अंदर अमेंडमेंट किया गया था। क्या क्या किया गया था बाद में डिस्कस करेंगे। और ये कानून को उनका बचाव करने के लिए स्टेट के ऊपर प्रॉपर्टी का अधिग्रहण करने कर सकते हैं। इसमें ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी थे। उसके बाद इसके 3 मोर ग्राउंड ऐड किए गए। जैसे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑन ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस एंड रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जस्टिसेबल भी बना सकता है और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है। ये इसके अंदर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर दिया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर। अब आपका क्वेश्चन का आंसर शायद आपको पता लग ही गया होगा कि क्या चल रहा है, कि कहाँ पे बात हो रही है। फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ पे चल रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग गया। लेकिन इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम कुछ डिस्कस करेंगे इन डेप्थ में। ठीक है, उसके अलावा प्रोवाइड दैट द स्टेट ट्रेडिंग एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ एनी ट्रेड ऑफ बिजनेस स्टेट इज नॉट टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन। ठीक है जी, इट एडेड द 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म एंड इंक्लूडेड इन द जुडिशियल रिव्यू। और आर्टिकल 31A और 31B भी इंसर्ट किए गए आफ्टर 31 आर्टिकल के बाद। ठीक है जी, अब मतलब आपको समझ कुछ नहीं आएगा क्या क्या हुआ होगा, तो चलो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल नहीं, आसान भाषा में समझते हैं कि जो मॉडिफिकेशन किया गया था। अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर करता है, अमेंडमेंट करने का मतलब क्या है? अमेंडमेंट करने का मतलब ये है कि उसमें क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, बदलाव करेंगे। जो नहीं था पहले उसको ऐड करेंगे, या कुछ जो है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। वही तो मॉडिफिकेशन होता है। जैसे आप कार मॉडिफाई करवाते हो, बाइक मॉडिफाई करवाते हो, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, ताकि बेटरमेंट के लिए, नॉट फॉर द बुरी चीज़ के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए। तो सबसे पहला क्या मॉडिफिकेशन किया गया था कि लैंड रिफॉर्म एंड राइट टू प्रॉपर्टी में क्या किया गया था? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब आर्टिकल 19(1) के F के अंदर, और आर्टिकल 31 था जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंतर्गत, ठीक है जी, किसी भी बंदे को राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी वर अमेंडेड, ये अमेंड कर दिया गया था। ठीक है जी, एम्ड एट द प्रोवाइडिंग द गवर्नमेंट विद अथॉरिटी ऑफ इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर आप कानून बचाना चाहते हैं तो। कानून को बचाव के लिए कभी भी आप किसी की भी प्रॉपर्टी का, या जो भी आपको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके ऊपर लगाने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ठीक है, ये सेकंड था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर आर्टिकल 19(2). ठीक है, इसके अंतर्गत आप इसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं और जस्टिसेबल भी होगा, बाद में इसको करा गया था। फिर स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मतलब कि बैकवर्ड क्लासेस जितनी भी है सोशल या इकोनॉमिक तौर के ऊपर, आर्टिकल 15 और 16(4), 15(4) और 16(4) के अंदर जो आता है, उसमें स्टेट को एक स्पेशल प्रोविज़न दिया जाएगा कि वो उसके ऊपर उपबंध लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ उनके लिए बेटरमेंट के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं, और स्टेट को पावर दी गई, उनको राइट्स दिए गए थे। ठीक है जी, फिर वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन,
ये भी मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 31A और सर्टेन लॉ जो है लैंड रिफॉर्म के, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम वगैरह, उसमें कुछ चीज़ें रिफॉर्म किए गए थे। फिर स्टेट दी गई, स्टेट को पावर दी गई स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो स्पेशल प्रोविज़न बनाने का उनको पावर दिया गया कि आर्टिकल 46 के अंतर्गत इसमें ऐड किया गया, और प्रमोट करता है स्पेशल केयर, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बना सकता है। तो आपको पता लग गया होगा कि जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, पर फिर भी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। एज यू ऑल नो आंसर इज ए। आंसर क्या आपका ए आंसर है कि इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्विजिशन ऑफ जमींदारी लैंड एंड फलाना ढमकाना हुआ था, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर काम किया गया था, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी जुडिशियल जो नेचर होगा। तो अब हम क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करते हैं। जो पहले हमें क्वेश्चन हुआ लग रहा था वो क्वेश्चन अब आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि इंडिया में, भारत में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से वाइडली बिलीव्ड टू बी, बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता है, टू बी इनेक्टेड दैट ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन टू ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के जुडिशियल के। तो सर आंसर आपका फर्स्ट अमेंडमेंट आपके सामने आंसर लग गया है कि भारत में किस संविधान संशोधन के व्यापक रूप से जाना जाता है कि उस मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए नियमित किया था। तो पहला संशोधन के तौर के ऊपर यह माना जाता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और एटसेट्रा एटसेट्रा। होप सो आपको वीडियो समझ आएगा। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा लाइक एंड डिसलाइक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।